नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। ये डेली एडिटोरियल का वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम एक जनसत्ता का एडिटोरियल है, अर्थव्यवस्था का ईंधन संकट। इसमें बताया गया है कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का कारण क्या है। और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित है, जो है कि डब्ल्यूएचओ में बदलाव का वक्त, कि डब्ल्यूएचओ में क्या बदलाव होने चाहिए। उसके लिए कुछ राइटर ने सुझाव दिए हैं, क्या कमियां हैं अभी और किस मैटर पे ये उठा है। जो कोरोना वायरस की महामारी है, उसके कारण जो है ये विवाद उठा था, जो उसको लेकर भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था में ईंधन संकट। हाँ, आप लोग से फिर से वही अनुरोध है कि लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग चैनल को, और कमेंट करके मुझे जो कमियां हैं वो भी बता दिया करिए, जिससे कि मुझे पता चले और मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। हाँ, थोड़ा क्वालिटी की दिक्कत है, तो वो पिक्चर क्वालिटी की दिक्कत है। आप 360 या 360 पे देखेंगे तो सही दिखेगा। ठीक है, वो और जो है इसको मैं जल्दी फिक्स कर लूँगा जब लॉकडाउन ओपन होगा, तो ये जो क्वालिटी वाली दिक्कत है इसको दूर कर लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था पे ईंधन संकट। देखिए क्या है इसमें, जो ये आर्टिकल है ये जनसत्ता का है। तो इसमें पहले पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि जो ईंधन है, एक मिनट एरोप्लेन मोड पे कर देनी, ऐसे मैसेज आता रहेंगे। हाँ, जो ईंधन है, अर्थव्यवस्था और ईंधन का संबंध उसी प्रकार से है जैसे मानव जीवन का ऑक्सीजन के साथ संबंध है। फिर राइटर कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है और दुनिया का तीसरा सर्वाधिक ईंधन खपत वाला देश है। अपनी खपत से का ज़्यादातर हिस्सा जो है ये आयात करता है। भारत क्या करता है, जितना भी इसका ईंधन खपत है, इसका जो है ज़्यादातर हिस्सा ये आयात करता है। जिससे अगर ईंधन मतलब जो कच्चे तेल हैं, इनकी कीमतों में अगर वृद्धि होगी तो परिवहन और विनिर्माण लागत में वृद्धि होगी, जिससे महंगाई आएगी और वाहनों की बिक्री भी घटेगी। जब महंगा हो जाएगा वाहन, तो जो उसकी बिक्री है वो उसमें घटेगी वो। ठीक है, फिर अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मतलब रोजगार के अवसर कम होने लगेंगे और आम जनता के भुगतान पर भी असर पड़ेगा, जिससे कि धीरे धीरे मंदी और मतलब कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो डाउन होने लगेंगी। तो फिर अगले पैराग्राफ में ये राइटर क्या कहते हैं, यहाँ से अगला पैराग्राफ है, इसमें राइटर कहते हैं कि पिछले माह 5 राज्यों के जब विधानसभा के चुनाव समाप्त हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया। और कई शहरों में तो ऐसा देखा गया कि पेट्रोल के जो कीमत है वो 100 रुपये पार हो गई। इसका कारण बताते हैं राइटर, इसका कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि बताई जा रही है। परंतु जब कीमत बिल्कुल नीचे थी, तब भी इसका लाभ सरकार आम उपभोक्ताओं को देने के बजाय सरकार उत्पाद शुल्क बढ़ाकर मुनाफा अपने जेब में रख रही थी। उत्पाद शुल्क कम करने पर बजटीय घाटा बढ़ सकता था। इसलिए सरकार ने क्या किया था, जब ये कच्चे तेल की कीमत बीच में बहुत डाउन हुआ था, तब भी सरकार ने उसका लाभ जो है उपभोक्ताओं को न देकर अपना खजाना भरने में किया। फिर आगे राइटर कहते हैं इस पैराग्राफ में कि केंद्र और राज्य सरकार भी, पेट्रोल डीजल में क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर वसूलती हैं, जिसमें पेट्रोल की कुल कीमत का 63% हिस्सा जो है केंद्र और राज्य का कर होता है। ठीक है, और डीजल पर क्या होता है, डीजल पर केंद्र राज्य दोनों का जो है लगभग 60% जो है कुल कीमत का 60% जो है वो कर होता है केंद्र और राज्य सरकार का। ठीक, फिर अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय के एक अध्ययन किया गया, जिसमें देखा गया कि देश के 23 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे चली गई है, जिनकी कमाई महामारी के बाद जो देखा गया, जो आर्थिक गतिविधियों में कमी आई, उसके कारण जो है ये देखा गया कि 23 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, जिनकी कमाई 75 रुपये की न्यूनतम दैनिक दिहाड़ी से भी कम है। और पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों उनके जीवन में विपरीत प्रभाव डाल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाना संभव नहीं है। फिर अगले जो है पैराग्राफ में राइटर अब यहाँ कहते हैं कि कोरोना के टीकाकरण से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। अब जैसे जैसे टीकाकरण हो रहा है, लोग राज्यों में लॉकडाउन खुल रहा है, ठीक है, तो जो है आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ी हैं, तो इससे मांग बढ़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन सऊदी अरब ने क्या किया है कि यूएसए और एशिया के लिए जो
तेल की कीमत थी उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। और ओपेक देश जो होते हैं, जो कच्चे तेल के उत्पादक कंट्री हैं, उनका एक संगठन होता है ओपेक, वो क्या कर रहा है, वो भी बाजार में तेजी के मकसद से तेल के उत्पादन थाम रखा है। मतलब वो चाह रहा है कि ये कच्चे तेल का जो है दाम बढ़ जाए, तब हम जो है उत्पादन बढ़ाएंगे। जिससे अब इससे क्या हो रहा है कि जो है कच्चे तेल का कीमत लगातार बढ़ रही है। और एक साथ एक कारण और भी है, ईरान ने यूएसए पर प्रतिबंध की अनिश्चितता बनी है। देखिए, तीन कारण बताते हैं इसमें राइटर, जिसके कारण कच्चे तेल की जो है वो कीमत बढ़ रही है। पहला बता रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि, टीकाकरण कारण आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे डिमांड बढ़ी है कच्चे तेल की, ठीक है। दूसरा, सऊदी अरब ने क्या किया है कि तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। तीसरा, जो ओपेक देश हैं वो उत्पादन को जो है बढ़ा नहीं रहे हैं, जबकि मांग बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। और चौथा कारण बता रहे हैं कि ईरान पर जो है, जो यूएसए का प्रतिबंध है उसको लेकर अभी अनिश्चितता बनी है। यूएसए उस पर जो है अभी पूरा अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा है। इन्हीं कारणों से कच्चे तेल की कीमत आगे भी बढ़ने की अनुमान है, और राइटर कहते हैं कि यही कारण है जिससे ये आगे भी और बढ़ सकते हैं। फिर अगले पैराग्राफ में राइटर कह रहे हैं, ये वाले पैराग्राफ में, हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कच्चे तेल की कीमत मांग के कारण बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था के लिए बुरा नहीं है, क्योंकि मांग के कारण बढ़ रही है, मतलब कि उनके पास पैसा आ रहा है तभी वो मांग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपूर्ति में बाधा के कारण बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही कारण से अगर कीमत, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये कीमतें बढ़ रही हैं ये दोनों कारण से बढ़ रही हैं। एक तो मांग भी ज़्यादा की जा रही है, और दूसरा जो है आपूर्ति भी मांग के अनुसार नहीं हो पा रही है, तो इससे जो है कीमतें बढ़ रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। अब ये जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि भारत का जो आयात बिल है वो बढ़ जाएगा। अभी हमने पहले ही इसी आर्टिकल में पढ़ा था कि भारत जो है अपना अधिकांश जो है, जो कच्चा तेल है वो आयात ही करता है। आगे है कि जो है 86% लगभग जो अपनी खपत का वो आयात करता है भारत, जिससे राजकोषीय घाटा और चालू घाटा बढ़ता है। ये हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के लेक्चर में देखा था, राजकोषीय घाटा क्या होता है, और चालू घाटा हम आगे पढ़ेंगे। चालू घाटा हम आपको बता देते हैं क्या होता है। जो वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता है, आयात निर्यात होता है, उसको जो है अगर उसमें निर्यात से ज़्यादा आयात हो जाता है तो जो आधिक्य है उसे ही चालू घाटा कहते हैं, ठीक है, वस्तुओं का। वो पूंजी खाता में हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको। फिर यूएसए और चीन और भारत के, यूएसए चीन के बाद भारत जो है ईंधन खपत करने वाला विश्व का तीसरा देश है, ठीक है। खपत का जो है 86% ये आयात करता है। अभी ये देखिए इसी में है ये सब चीज़ें। हाँ, तो ये भारत ने बताया है कि ये जो राइटर ने बताया कि भारत जो है 86% आयात कर रहा है। फिर राइटर कुछ डाटा देते हैं कि कैसे, मतलब कि ये सिनारियो चेंज हो रहा है। राइटर बताते हैं 2013-15 में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। परिणाम स्वरूप राजकोषीय घाटा जो था भारत का, वो 2014-16 में राजकोषीय घाटा जो था वो जीडीपी का 0.6% घट गया। देखिए, जब कच्चे तेलों में क्या हुआ, गिरावट आई कच्चे तेलों की कीमतों में, तो भारत का आयात बिल जो था वो थोड़ा कम हुआ, जिससे क्या हुआ कि भारत का जो राजकोषीय घाटा था, जो बाहर से हम ऋण लेते हैं, जो भारत सरकार ऋण लेती है, उसमें कमी आई। कितना, जीडीपी के 0.6% तक कमी आई। फिर 2015 में बता रहे हैं राइटर कि जो है 2014 की तुलना में 2015 में जब $48.66 प्रति बैरल हो गया जो है ये आपका कच्चे तेल का दाम, तो उसमें फिर 2016 में क्या हुआ, फिर $43.29 पर बैरल हो गया। और 2014 में कितना था, $93.17 पर बैरल था। ये तुलना कर रहे हैं राइटर किस तरीके से ये बढ़ा था जो है उस समय कच्चे तेल की कीमत। फिर 2017 में फिर तेजी आई और 50 बैरल पर डॉलर चला गया, ठीक है, डॉलर चला गया। फिर इसके बाद जो है इसके बाद इसमें वृद्धि का रुझान देखने को मिला। फिर 2018 में $65.23 प्रति बैरल हो गया। 2021 में ये फिर से एक बार अभी जो है $77.41 प्रति बैरल हो गया है। महामारी की पहली लहर में जब आर्थिक गतिविधियां ठप थी तो कच्चे तेल की कीमत एकदम नीचे चली गई थी। 2020 में राइटर बता रहे हैं कि 2020 में 39.66, यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में राइटर बताते हैं कि 39 पॉइंट जो है 68 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। और बंदी की अवधि में एक समय ऐसा था जब $11 प्रति बैरल हो गया था। लेकिन इसका लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल पाया है, क्योंकि वर्तमान में जो पेट्रोल पर जो है
₹32.90 और डीजल पर ₹31.80 प्रति लीटर जो है उत्पाद शुल्क लगता है। और जब ये ₹11 प्रति बैरल हुआ था, जो लीटर तेल जब $11 प्रति बैरल हुआ था, तब भी जो है ये पेट्रोल और डीजलों के दाम में कटौती, उत्पाद शुल्कों में कटौती कम की थी, जिसका कारण क्या था कि सरकार जो है अपने खजाने को भरना चाह रही थी, जिससे राजकोषीय घाटा उसका कम हो सके। ठीक है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि पेट्रोल पे 32.90 और डीजल पर ₹31.80 का उत्पाद शुल्क और राज्यों का अलग कर लगता है, और सरकार का इरादा उत्पाद शुल्क को घटाने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अभी। अब देखिए आगे लास्ट पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन जो है कि एक एजेंसी है, उसके अनुमान के अनुसार कह रहे हैं कि 2021 में कच्चे तेल की जो है औसत कीमत $60.67 प्रति बैरल रह सकती है। ठीक है। और भारत को प्रति इसके अब जब अगर $60.67 प्रति बैरल औसत कीमत रहेगी, तो भारत को प्रति बैरल जो है लगभग $21 अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा, जिससे चालू घाटे में अरबों रुपए से अधिक का जो है वृद्धि हो जाएगा, जो जीडीपी को 1% से कम भी कर देगा। अब ये जो चालू घाटे में जो वृद्धि होगा, तो इसकी भरपाई के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो उससे ब्याज बढ़ेगा, जिससे सरकार जो है, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, मतलब कि पूंजीगत जो निर्माण होते हैं, उनमें कम खर्च कर पाएगा। ठीक है। तो इससे जो है ये बता रहे हैं कि 1% घट जाएगी जीडीपी, जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ेगा। और भारतीय समाज असमानता की बहुत बड़ी खाई है। भारतीय समाज में असमानता बहुत बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि जीडीपी के 1% गिरावट से प्रति व्यक्ति मासिक आय में ₹105 की कमी आ जाएगी, जिससे देश के किसानों और गरीबों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो राइटर यही जो है कहना चाह रहे थे कि कैसे जो है ये सारा काम, ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा जो वो है एडिटोरियल है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में बदलाव का वक्त से संबंधित है। इनका कहने का मतलब है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना आई, उसको लेकर कई सारी समस्याएं हुई, और जिसका समाधान अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास नहीं है। इसके पीछे राइटर बताते हैं कि जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके कमजोर संस्थागत ढांचा जो है, ये जिम्मेदार है। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं राइटर पहले ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में डब्ल्यूएचओ को कुछ बारे में बताते हैं। कहते हैं कि 1945 में यूएन के अंतर्गत जो है, 1948 में डब्ल्यूएचओ का में आया। डब्ल्यूएचओ 1948 में अस्तित्व में आ गई। ठीक है। महामारी नियंत्रण, क्वारंटाइन उपाय और दवा मानकीकरण उसके पूर्ववर्ती जो था, इसके पूर्ववर्ती लीग ऑफ नेशन था यूएन के पहले, जो पूरी तरीके से फेल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध बाद जो है लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, जो विभिन्न देश थे उनके बीच एक समन्वय का काम करने के लिए, मंच का काम करने के लिए। लेकिन ये फेल हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद यूएन की उत्पत्ति हुई 1945 में। तो यहीं से ये लीग ऑफ नेशन जो है, यहीं से डब्ल्यूएचओ को जो है महामारी नियंत्रण, क्वारंटाइन उपाय और दवा मानकीकरण की जो है, जो ये जो है उसको विरासत में मिली थी। परंतु अब वैश्विक परिस्थिति काफ़ी बदल गई है, और यूएन घोषणा पत्र के अध्याय 7 के अनुप्रयोगों का तत्काल विस्तार की आवश्यकता है। इसके अभाव में डब्ल्यूएचओ निष्प्रभावी संस्था बनी हुई है। समय की मांग है कि डब्ल्यूएचओ को सुरक्षा परिषद या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जैसे शक्तियाँ प्रदान करी जाएं, जिससे वो चुनौतियों इसलिए की जाए क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, उससे निपटने के लिए ये आवश्यक है। जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो है वित्तीय, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक, जो आतंकवादियों को आर्थिक मदद देते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाता है। तो ऐसे ही डब्ल्यूएचओ में भी कुछ सुधार की जो है सिफारिश कर रहे हैं राइटर। फिर अगले जो है पैराग्राफ में ये बताते हैं राइटर, या ये वाले पैराग्राफ में, कि कहते हैं कि कोविड-19 जैसे महामारी से सार्वजनिक जो स्वास्थ्य पर जोखिम उत्पन्न हुआ है। अब ये कौन कौन से चुनौतियां उत्पन्न हुई डब्ल्यूएचओ के सामने जब ये महामारी आई, तो ये कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ कोई वैश्विक
कोई सार्वभौमिक मानक, विशिष्ट सार्वभौमिक मानक नहीं है जो सभी देशों पर एक समान रूप से लागू हो। पहला जो कमियां बता रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं ये, कि डब्ल्यूएचओ के पास कोई विशिष्ट सार्वभौमिक मानक नहीं है जो सभी देशों पर समान रूप से लागू हो। फिर कह रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं, महामारी के नियंत्रण को लेकर लापरवाही बरतने वाले देशों की जवाबदेही तय कर पाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि महामारी से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने से कतराने वाले देशों के लिए भी कोई जो है जैसा कोई कार्रवाई करने का कोई भी प्रावधान इनके पास नहीं है। अब देखिए आगे फिर राइटर बताते हैं कि डब्ल्यूएचओ क्या है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्य करती है। ठीक है, कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने भूमिका को लेकर ये चर्चा के केंद्र में रही। अब कुछ विवाद हो गए, जो कोविड-19 की महामारी को ये कहा जाता है कि डब्ल्यूएचओ की नाकामी थी कि इसको ये शुरुआती स्टेज में नहीं टैकल कर पाए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा फैल गई। तो ये विवाद क्या हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, अभी भी विमर्श का विषय बने हुए हैं विवाद। देखते हैं पहला विवाद। तो नंबर 1 कहते हैं राइटर कि वायरस का उद्गम स्थल क्या है, डब्ल्यूएचओ अभी इसको नहीं बता पा रहा है, अभी तक नहीं बता पा रहा है। और विश्व को समय पर सूचना देने और निपटने के लिए प्रयास, मतलब ये 2019 दिसंबर 2019 से वुहान शहर में ऐसे सिम्टम्स दिखने लगे थे कोरोना वायरस जैसे, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो है उस समय राष्ट्र को, देशों को जो है, विश्व के अन्य देशों को सूचित नहीं किया और करने में देर कर दी। फिर ये जाके जनवरी में करते हैं कि हाँ इसका जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, जो कि काफ़ी देर हो चुका था। ठीक है, और निपटने के लिए प्रयास भी कि अगर इन्हें दिसंबर से ही अगर ये थोड़ा सा सख्त हो जाते और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों पर रोक लगाते तो शायद इतनी जो है ये बीमारी इतने व्यापक स्तर पर न फैल पाती। फिर मई 2020 में डब्ल्यूएचओ वायरस के स्रोत और मानवीय आबादी में प्रसार की पड़ताल करे, इसके लिए ये जो है एक कमेटी बनाते हैं। फिर 14 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक डब्ल्यूएचओ विशेषज्ञों ने वुहान का दौरा किया और 30 मार्च को रिपोर्ट सौंपा, जिसको यूएसए और जापान सहित 14 देशों ने जिसकी आलोचना की। इन देशों ने आरोप लगाया, इन देशों की ने इस आधार पर आलोचना की कि ये अपूर्ण और बहुत देर से जारी की गई रिपोर्ट है, इसमें पर्याप्त तथ्यों का अभाव है, जिसको बाद में डब्ल्यूएचओ को जो महानिदेशक थे तद्घोष अघनोश ने कहा कि यह निष्कर्ष अपर्याप्त है। तो टीम ने फिर कहा कि ये प्रयोगशाला से वायरस के लीक होने की परिकल्पना की पुष्टि होने के आसार बहुत कम हैं, इसलिए आगे भी जांच की दरकार है। अब डब्ल्यूएचओ में कौन कौन से सुधार होने चाहिए वो भी राइटर यहाँ पे इधर बताते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि पहला क्या होना चाहिए, जन स्वास्थ्य को लेकर व्यापक नियमों के मानक बनाने होंगे। मतलब जन स्वास्थ्य, विश्व स्तर पर जन स्वास्थ्य को लेकर व्यापक नियम बनाने होंगे जो सभी देशों पर लागू होंगे, जैसे कि यूएनएससी में होता है। ठीक है, फिर सदस्य देशों को इन मानकों का अनुपालन में इन देशों के लिए ढांचा उपलब्ध कराने तथा साथ साथ अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिबंधों का प्रावधान करना होगा। अब देखिए जो सदस्य देश हैं इनको जो है एक ढांचा उपलब्ध कराना होगा जिससे कि ये मानकों का पालन कर सकें, और अगर मानकों का कोई देश पालन नहीं कर रहा है तो उसके आप जो है प्रतिबंधों को आरोपित कर सकें, जैसे कि यूएनएससी द्वारा किया जाता है कि अगर कोई देश किया जाता है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि जागरूकता का प्रसार किया जाए। सुझाव में हम कहेंगे तीसरा कि जागरूकता का प्रसार और भविष्य में संभावित महामारी के जोखिमों को घटाने की दिशा में भी प्रयास किया जाए। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि इस ढांचे में सदस्य देशों का दायित्व भी स्पष्ट रूप से रेखांकित होना चाहिए, जो स्वतंत्र जांच पड़ताल संबंधी आंकड़ों और सूचनाएं उपलब्ध कराएं, जैसे कि आईएमएफ, यूएन और एफएटीएफ प्रणाली में सहयोग करने के लिए। अगर वो सहयोग नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या हो, दंडात्मक शुल्क, आवाजाही प्रतिबंध या अन्य आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं। अभी आरोप क्या लगाया जा रहा है कि चाइना ने जो है, जब डब्ल्यूएचओ के जो विशेषज्ञ गए थे उनसे जो है ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं किया है, कुछ आंकड़ों को छुपाया है, ये लगाया जा रहा है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के पास कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिसके तहत वो जो है उस पर प्रतिबंध या कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सके। तो यही ये जो है मांग कर रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे बदलाव कर दिया जाए कि अगर कोई देश जो है अपनी जो उसकी मान लीजिए कोई जांच करने एजेंसी गई है, अगर उसके साथ वो कॉपरेट नहीं करता है, उसको सूचनाएं और आंकड़े देने में आना
करता है तो उस पर जो है मात्रा मतलब दंडात्मक आवाजाही और आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सके। यदि इसे अमल में लाया जाता है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और पर्यवेक्षण प्रणाली की राह खुलेगी। मतलब इसमें क्या होगा, अगर जो ये राइटर ने 4-5 सुझाव दिए हैं, पहला क्या है कि एक व्यापक नियम बनाना होगा जन स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है, नियमों के मानक बनाना होगा, एक व्यापक नियम के मानक जन स्वास्थ्य को लेकर, ठीक है। दूसरा क्या है, सदस्य देशों को इन मानकों के अनुपालन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना होगा, अगर वो और ये ढांचा साथ साथ अनुपालन न करने की स्थिति में प्रतिबंधों का प्रावधान करेगा। दूसरा क्या क्या कह रहे हैं, तीसरा क्या कह रहे हैं, जागरूकता का प्रसार करना होगा और भविष्य में संभावित महामारियों के जोखिम को घटाने की दिशा में प्रयास करना होगा। फिर इस ढांचे में सदस्य देशों के दायित्वों को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा कि आपके जो अगर सदस्य जो जो देश हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं, इसको भी रेखांकित करना होगा, जो स्वतंत्र जांच पड़ताल संबंधी आंकड़े सूचनाएं उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अगर ऐसा वो नहीं कराता है तो उसके खिलाफ जो है दंडात्मक आवाजाही प्रतिबंध या आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राइटर कहते हैं कि अगर इन सब सुधारों को अमल में लाया जाएगा तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और पर्यवेक्षण प्रणाली की राह खुलेगी। फिर राइटर आगे कहते हैं यहाँ पर कि डब्ल्यूएचओ का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 1 में क्या है कि सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर पर लक्ष्य को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 2 में संगठन के कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन इसमें जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों जो महामारी से निपटने के लिए कदम का कोई उल्लेख नहीं है। जो डब्ल्यूएचओ का संविधान है उसके किसी भी अनुच्छेद में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा महामारी से निपटने के लिए कदम के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि इस जो संविधान मतलब डब्ल्यूएचओ का जो ये संविधान है इसकी समीक्षा करनी चाहिए और बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में डब्ल्यूएचओ के लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। फिर हम आगे वाले पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में इधर देखते हैं, राइटर कहते हैं कि हमें राष्ट्र राज्य प्रभुत्व का निर्माण एवं सशक्तिकरण के साथ अपने गांव में रहने वाले लोगों के जीवन क्या संरक्षण भी संबद्ध है। तो मौजूदा महामारी से हमेशा के लिए मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भविष्य में कोई भी ऐसी महामारी दस्तक दे सकती है, ठीक है, और तबाही ला सकती है। तो कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कारगर वैश्विक ढांचे और सहयोग समन्वय में ही समझदारी निहित है। तो राइटर ने जो ये सुझाव दिए हैं इसके माध्यम से वो कह रहे हैं कि आगे जो भविष्य में कभी ऐसी महामारी या तबाही ना आए जिसके लिए हमें विश्व डब्ल्यूएचओ को मतलब कि थोड़ा शक्तिशाली बनाना होगा और उसके संविधान में संशोधन करना होगा बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से, ठीक है, जिससे कि जैसे चीन जैसे राष्ट्र जो डाटा को छिपा रहे हैं वो ना कर सकें, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये आज का जो ये एडिटोरियल का लेक्चर था यहीं पे समाप्त होता है और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लेक्चर सुना। अब अगला लेक्चर एक एडिटोरियल, आज बहुत अच्छे एडिटोरियल आए हैं। एक एडिटोरियल जो है, जो एक मतलब कि टॉपिक जो बहुत ही चर्चा में है, निबंध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद। तो उसको मैंने धीरे अब तैयार कर रहा हूँ, पूरा निबंध टाइप का एक पूरा तैयार कर रहा हूँ, तो उसको मैं किसी और दिन डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।